Hare Krishna to all of our CBSE toppers of class 10th. As you all know, ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है 10 के दम, जहां पर हम CBSE 2011 से लेके 2020 तक जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें से हम 2011 का मैथ्स और साइंस का सेट 1 कर चुके हैं। मैथ्स का 2012 भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। 2011 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, कल उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। तो ऐसे में कंटिन्यूअस सीरीज आने वाली है, 12, 13, 14, 15, 16 है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सभी का सपना है इस बार बोर्ड को अपना करने का, 95 प्लस लाने का, तो ऐसे में आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एंड सबसे आखिर में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। इन सभी चीज से अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया देन यू विल श्योरली मिस द 95 प्लस मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो जो सीरीज है, जो पैटर्न में चलना है, तो आप पीवाईक्यूज करेंगे, देन जैसे ही मार्च आएगा वहां पर लेटेस्ट सैंपल पेपर को भी इसी प्लेटफॉर्म पे लाके लॉन्च करेंगे। तो सब बच्चे जुड़ जाओ, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, और इस बार डैम श्योर है 100% आप सीबीएसई एग्जाम में आग लगाने वाले हो। तो मिलके लगाएंगे, अपने परिवार को मिलके आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस लेक्चर पे हम करने जा रहे हैं सीबीएसई के 2011 के सेट 2 के क्लास 10 साइंस के क्वेश्चनों को जड़ से खत्म। और इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक से आपको कुछ चीज याद कराई है। मुझे जरूर बताना कि आपको ऐसी छोटी ट्रिक पसंद आ रही है। अगर हाँ, तो छोटी छोटी वीडियो को भी लेके आएंगे जहां पर आप उस कुछ फैक्ट से कुछ सीख सको। बाकी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो कहां डलेगी? ज्ञानिकीडा के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके डाउनलोड कर लेना। वहां बहुत सारा फ्री मटेरियल आने वाला है और कुछ कोर्सेस भी लॉन्च होने वाले। सिंपल सा लॉजिक है, टू हैव द बेस्ट यू हैव टू डू द बेस्ट है। बेस्ट पाने के लिए ना बेस्ट करना पड़ेगा। बेस्ट करना है तो करना है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर लाइफ में कोई ऑप्शंस होंगे, ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए। आपका टारगेट 95 प्लस होना चाहिए, उतने ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। नो ऑल्टरनेटिव है, अगर ऑल्टरनेटिव रखोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे में टारगेट बना लो। आपके साथ हम हैं, आपके साथ दीपक सर हैं, आपके साथ संतोष सर हैं। साइंस और मैथ्स को फोड़ने वाले मिलके फोड़ेंगे। तो सीधा चलते हैं लेक्चर की तरफ। यस, तो फोड़ते एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, और यहां से मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये है क्या सीबीएसई। चलो, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। परफेक्ट है। आपको कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। कैसे करते हैं सुन लो। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, वो बनता है ट्रांसफर की वजह से, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है शेयरिंग की वजह से। एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि C2H6 है, देखते हैं। ठीक है, कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 है। तो एक काम करो, चुपचाप से कार्बन और आपका कार्बन है। ठीक है, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसे एक कोवेलेंट काउंट करेंगे। अगर यहां पर डबल बनेगा, अगर आपका डबल बॉन्ड बनेगा तो आप 2 काउंट करोगे। और यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कितना काउंट करोगे? एग्जैक्टली आप 3 काउंट करोगे। यस नो क्या? अब सी हो गया। आप मुझे बताओ कि H कितने? 6 ना। तो एक H यहां, 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 एक H यहां। ठीक है, जब भी हम बॉन्डिंग करेंगे, चाहे आयोनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंस तो एक ही है। तो बेचारे एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठे हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स के पास है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठे हैं। एंड एज वी ऑल नो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 है ना, 2 और 4 है, तो वैलेंस कितने? 4, तो 4 कमाएंगे। तो कार्बन इसको 1 देगा, 1 2 3 और 1 बचा, उसको यहां रख देगा। ठीक है, और इसको कार्बन क्या करेगा? इसको 1 2 3 4। यस, ये नो परफेक्ट है। ध्यान देना, जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे या फिर आयोनिक बॉन्ड है, एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं। दूसरी बात बोलो क्या है कि आपकी इक्वल शेयरिंग होती है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन ने 1 दिया तो कार्बन भी 1 देगा, प्लस सेल्फिश है। हाँ, यस बच्चे, आप क्या करते हैं? आप यहां पर आ जाओ, 8 पूरे कर दो। कार्बन ने क्या अब हो गया? तो क्या है, इसने आपने 2 पूरे कर दिए। ड्रॉ नहीं करना आपको, मैं आपको समझा रहा हूं। इसने आपको 2 पूरे कर लिए, 2 पूरे कर लिए, 2 पूरे कर लिए, और 2 है। आपको ही करना नहीं, इससे आपको मैं एक्सप्लेन करने कर रहा हूं। और यहां पर आ जाओ, और कार्बन ने ऐसे यहां से लेके अपने 8 पूरे कर दिए, इसने भी यहां से लेके 8 पूरे कर दिए। अब गिने बचे कितने बताओ? ये 1 हो गया, 1 2
3 सिंगल बॉन्ड है ना, 4 5 6 और ये 7, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए जनता? एग्जैक्टली बोलो क्या है? 7 कोवलेंट बॉन्ड से। यस या नो? दैट्स योर आंसर है। चलो इसका आंसर हमने कर देना। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्या करना, जिस तरह यहां पर है इथेन का ना, आप बनाना किसका? मिथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन जरूर पुट करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट है। इसको समझने के लिए छोटे से एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं और ये रहा आपके सामने एनिमेशन है। ध्यान से देखो, ये आपने पहले कहीं देखा होगा। आपके पास ना ये एक टेस्ट ट्यूब बीकर ए है और ये बीकर बी है। ये जो बीकर ए है यहां पर सिर्फ वाटर है और बीकर बी में आपने ऊपर से क्या ऐड किया? देखो अभी देखो, देखिएगा 1 सेकेंड, आपने ऊपर से ऐड किया वाटर, मिल्क। जैसे मिल्क को ऐड करोगे आप क्या नोटिस करते हो कि यहां पर जो इसका पाथ था, ये जो बीच में जो पाथ है वो विजिबल हो गया। यस या नो? तो ऐसा क्यों हुआ? होता क्या है, यहां पर जो आपने जैसे आपने मिल्क को ऐड करवाया तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। मिल्क क्या बनाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो लेकिन जो वाटर है वो कैसा सॉल्यूशन है? वाटर आपका है ट्रू सॉल्यूशन और मिल्क जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है। तो लाइट जब यहां से गया, यहां पर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं थे, लेकिन इस केस में क्या मिल गया आपको? कोलाइडल पार्टिकल्स है। तो उस पार्टिकल, देखो चेक है, उस पार्टिकल लाइट यहां से आया तो उस पार्टिकल से मिलकर टकरा के वो स्कैटर कर गया, ये ऐसे ये फैल गया, ऐसे ऐसे फैल गया, स्प्रेड हो गया और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, आपको दिख भी चाहिए, देखो सिंपल सा है, ये लेजर बीम गया, प्योर वाटर में कोई स्कैटरिंग नहीं हुई तो पाथ भी विजिबल नहीं हुआ। लेकिन जो ये वाला केस था, यहां पर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स थे तो उससे टकरा के लाइट फैल गया और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट है। डिफाइन कैसे करोगे? आप डिफाइन करोगे, सब नोट कर लेना साथ साथ, आप बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यस एग्जैक्टली, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके द्वारा? अच्छे ये दिख रहा है, साफ से दिख रहा है, बाय द, बोलो क्या? बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड आपका टिंडल इफेक्ट है। और इसको टिंडल इतना गंदा नाम क्यों दिया? इसको धन प्रसाद इफेक्ट क्यों नहीं बोला गया? वेरी सिंपल है, जिसने डिस्कवर किया था ना उसका नाम था जॉन टिंडल, उन साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल, टिंडल नहीं टिंडल, दैट्स व्हाई नाम आया टिंडल इफेक्ट है। दैट्स योर आंसर। और ऐसा ही कुछ ना हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जनता के सामने। चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन के सामने है, क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल है। ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? आपके सामने फूड चेन है, आपके सामने फूड चेन है, हर फूड चेन में हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल का नाम दिया जाता है जो कि एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है कि आपका जो फूड चेन है उसमें हर एक स्टेप को क्या बोला जाता है, तो व्हाट विल यू आंसर? ट्रॉपिक लेवल है। आपसे क्या कह रहा है कि अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल को पूरा किल कर दिया जाए तो क्या होगा? चलो एक समझते हैं, ऐसे काम करो, चेक है, हाँ, इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको? कुछ गड़बड़ी लगी होगी ना? नहीं ठीक है, चेक है, ग्रास कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि ग्रास है और जब कोई डियर है, हाँ बच्चे कुछ गड़बड़ी आपको लग रही होगी, हाँ अच्छा ठीक है, कि मान लो ग्रास को ये लपेट रहे हैं, ठीक है, और इसको ये लपेट रहे हैं, यस या नो? क्या अब बच्चे है क्या? अगर मैं डियर को खत्म कर दूं, अगर मैंने क्या किया, मैंने बोला डियर बेटा जा, डियर अच्छे क्या खत्म कर दिया, अगर डियर को खत्म कर दोगे तो आप मुझे बताओ ग्रास बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? दैट्स योर आंसर, ग्रास बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि डियर ही तो ग्रास को लपेटेगा। और आपका जो लॉयन है, डियर तो गया तो लॉयन भी गया, यस आपके लॉयन कम होते चले जाएंगे और ग्रास बढ़ते चले जाएंगे, इससे आपकी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको आंसर लिखना क्या है कि इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल देन one tropic level will increase and the other will decrease. That's your perfect answer है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर ये क्वेश्चन है ग्रास के पास अगर 100 जूल एनर्जी है तो मुझे बताओ डियर और लॉयन के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी यूजिंग 10% लॉ। प्लीज पुट डाउन दिस आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन से, चौथा आपके सामने। चलो, how do you calculate the possible valency of an element from the electronic configuration of its atoms है? बच्चे कहीं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं भी एक तरह का हथियार मानता हूं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चाहे ग्रुप नंबर हो चाहे पीरियड नंबर हो तो वो निकल जाते हैं और साफ साफ लिखा भी हुआ है। इससे कह रहे कि वैलेंसी कैसे निकालोगे? तो जनता ध्यान रखना, वेरी सिंपल, कि अगर ये छोटी सी ट्रिक तो नहीं है, मेरा जुगाड़ी एक तरह से,
अगर जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर आपके, ध्यान समझना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होगा या फिर आपका 2 होगा या फिर आपका 3 होगा, तो आपका जो वैलेंसी है, आपकी जो वैलेंसी है वो भी आपकी 1, 2 और 3 हो जाती है। यहां से सीख सकते हैं कि वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। सेम बच्चे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 है, 4 हो जाए, 4 तो एक्सेप्शन होता है, छोड़ दो, आपका बोल के 5 6 और 7 है, तो 5 वाला वैलेंस 5 है, जैसे नाइट्रोजन का होता है, तो 3 एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी आपकी हो जाएगी 3। और आपका जो 6 वाला है उसको 8 पूरे करने हैं, तो ये 2 एक्सेप्ट करेगा, वैलेंसी 2 हो गई, और ये वाला 1 करेगा। यस या नो क्या? तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मुझे बताओ क्या वैलेंसी निकाल सकते हो? यस। एंड इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन अ वैलेंसी, क्या आंसर दोगे? वेरी सिंपल, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, एक्सेप्ट या फिर शेयर किया जाता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। कैसे? कार्बन है ना, कार्बन अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। यस नो क्या? कार्बन कैसा? टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी वाला। 3 छोड़ो, हिंदी कमजोर है मेरी, ठीक है, यहां जाओ। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो कितना सिंपल है, इट्स लाइक अ गाजर का हलवा फॉर ऑल ऑफ अस है। अगर एटॉमिक नंबर 9 है, क्या कर दो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। आप बताओ, अगर 7 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? दैट्स योर आंसर जनता। ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दैट्स योर आंसर, वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो चुकी है, बोलो हाँ, यस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट, देखो क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पोजीशन को रिलेट करता है, क्या रिश्ता है इसके बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आपका पोजीशन है। बहुत सिंपल है, अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हथियार की तरह है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, तो आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता चल जाएगा, और दोनों पता लग गए तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन भी पता लगे। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, नोट डाउन करना। अगर आपके जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ध्यान देना, जितने नंबर ऑफ शेल्स यूज होते हैं उतना ही क्या होता है उसका, उतना ही उसका होगा पीरियड का नंबर, उतना ही क्या होगा? पीरियड का नंबर। परफेक्ट है, जितने शेल लगेंगे। एग्जांपल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या देखा था अभी? 2, 9 ना, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो बांटो आपका 2 और 7, कितने शेल का इस्तेमाल हुआ? 2 का, तो इसका जो पीरियड नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। वैसे ही आपका, आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके आ जाए 1 या 2, तो ध्यान देना, ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? ऐसे केस में आप +10 करो, तो 1 में +10 करोगे तो 11, और 2 में 10 प्लस करो 12 है, तो जिसका वैलेंस 1 है, सो सॉरी टू से, 1 सेकंड मिस्टेक हो गया, पर 1 सेकंड, इसमें +10 नहीं करते, इसमें +10 नहीं करते। चलो हाँ, जिसका वैलेंस 1 या 2 है, उसका जो ग्रुप नंबर है, उसका जो ग्रुप नंबर है वो भी 1 और 2 हो जाता है, प्लीज नोट करना। और जिनके वैलेंस 3, 4, 5, 6, 7 या 8 हो, तो उस केस में +10 किया जाता है। अब बताओ चेक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये 15, ये 16, 17 और ये आपका 18 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ ग्रुप नंबर को निकाल सकते हो। कहां से निकला? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब सेम ही कहानी है, इसके वैलेंस कितने? 7, तो बताओ +10 करोगे नहीं करोगे? यस सर करेंगे, तो 7 + 10 17। तो यहां से क्या सीखा? फ्लोरीन आपका सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, और आपका यस बोलो 17 ग्रुप का है। तो कहीं ना कहीं बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसकी पोजीशन को निकाल सकते हो कि नहीं? दैट्स योर आंसर, निकाल सकते हैं सर, अभी तो बताया आपने। चलो एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन दो, आप क्या करना, मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक करना, और मुझे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इसके हिसाब से कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना, मुझे बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो बच्चे एक काम करो, ठीक है, आप बढ़ते क्या है, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, और ये ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं बिकॉज यहां पर ना एक एक्स्ट्रा साइड ऐड होगी। 1 सेकंड, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक, मैंने नहीं किया था, पीछे आके नोट करना, ठीक है।
बहुत महंगी रबड़ है मेरी, डिजिटल रबड़ है। चलो क्या 1 सेकेंड बचे, ठीक है। चलो 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 क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मैंने यहाँ पर थोड़ा देखो क्या है, 1 सेकेंड। चलो आपके पास ये देखो क्या है, दिख रहा है आपको क्या है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, ऑक्सीजन का ना, देखो ऑक्सीजन चलो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ऑक्सीजन का जो Z है वो कितना होता है, 8 होता है। तो 2 और 6 होगा, यस या नो। तो कितने शेल लगे, 2। तो इसका पीरियड नंबर कितना, 2 ना। देखो ऑक्सीजन का पीरियड नंबर कितना, 2, परफेक्ट है। सेम बैलेंस कितने हैं, 6। तो क्या करोगे, +10 करोगे तो क्या निकल जाएगा, ग्रुप नंबर 16 है। और बच्चे ये रहा 16 है। मजा आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये तो 8 से पढ़ते आ रहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट आएगा टकराएगा जाएगा, लाइट आएगा टकराएगा जाएगा। ये रहा छोटा सा एनिमेशन, देखो चेक है, मैं क्या चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखो लाइट आया, क्या बात है, टकराया गया, नॉर्मल, यस या नो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परफेक्ट है। तो पहला लॉ क्या बोलता है, वेरी सिंपल, कि जो एंगल आई यहां बन रहा है, देखो एंगल आई और जो एंगल आर है इसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परफेक्ट है। और सेकंड जनता क्या होगा, सेकंड क्या बोलता है, यहां कौन कौन सी रे है, देखो जो आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जा रही है टकरा के क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक होती है इमेजिनरी, उसे बोलते हैं नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो आप बोलोगे इंसिडेंट रे, बोलो बोलो, यस इंसिडेंट रे, यस बोलो, आगे बोलो। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपकी डेफिनेशन टू द प्रिसाइज होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल कौन से पॉइंट में, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। देखो ये वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं ओ पॉइंट, मान लो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे, इंसिडेंस all lie in the same plane. That's your answer. Move on to the next question, and here is the next question. चलो आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाना है, बहुत बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीवाईक्यू से लपेटोगे, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, और ड्रॉ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन होता क्या है, इसके छोटा सा एक एनिमेशन है, ध्यान से देखो। यहां से क्या भेजा सर, यहां से हमने भेजा व्हाइट लाइट को, परफेक्ट है। और वहां से क्या आ रहा है जनता, सर यहां पर कुछ पैटर्न सा बना हुआ है, और यहां पर आपका जो है 7 कलर्स आ रहे हैं। यहां पर 7 जो है आप बोलो मेजर कलर्स आ रहे हैं, 7 आपके मेजर कलर्स आ रहे हैं। मतलब एक को भेजा 7 बन गए, फिर से बोलो एक को भेजा 7 बन गए। ये हो क्या रहा है, जुड़ रहे, टूट रहे, यस ये स्प्लिट हो रहे हैं। तो डिफाइन करें ये सुनो क्या है। तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग ऑफ, डिफाइन कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its major 7 colors is called dash, is called dispersion of white light. Please note करना, splitting of white light into its major 7 colors is called dispersion of light है। और डायग्राम को ऐसे ड्रॉ मत करना, सिंपल सा रफली कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। भेजा क्या व्हाइट, आया क्या 7 कलर्स। और यहां सीखने वाली बात क्या है, जो 7 कलर्स हैं इसके बैंड को क्या बोलते हैं, जनता सोचो, यस क्या बोलते हैं, आपका स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड आपका स्पेक्ट्रम है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ये आई थिंक मैं 2011 के सेट में कराया था, सेट 1 में, कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों 7 कलर्स का बैंड बना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। और एक और क्वेश्चन है, कौन सा लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट। आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल है। जो बच्चे ज्ञानी क्रीडा की फैमिली से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, एक गाना याद होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चाची लाई एक महंगी कार, यस या नो, हंस लो बेटा हंस लो। है क्या, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, सर एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते। ये क्या होता है, ये तो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। और मेन जो फेनोमेनन जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जब स्टार की लाइट आती है, स्टार ना देखो ध्यान देना, एक तरफ स्टार है एक तरफ प्लैनेट्स है। स्टार्स बहुत दूर होते हैं, आई रिपीट स्टार्स बहुत दूर होते हैं, इसीलिए हमें छोटे दिखते हैं। और प्लैनेट्स जो हैं एक्चुअल में स्टार से छोटे होते हैं लेकिन डिस्टेंस में पास होते हैं, इसीलिए हमें वो बड़े दिखते हैं। परफेक्ट है, आई रिपीट स्टार्स बड़े होते हैं, प्लैनेट्स छोटे, लेकिन स्टार्स दूर होने की वजह से छोटे दिख रहे हैं और प्लैनेट्स पास होने की वजह से आपको बड़े दिख रहे हैं। अब होता क्या है,
कि जो स्टार्स है, जो स्टार की जो लाइट आती है ना, अब स्टार दूर है तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट साइज होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट साइज ऐसे होते हैं, ठीक है। आई कितने फिगर भी यहाँ पर होगा, देखो दिख रहा है कितने छोटे छोटे पॉइंट साइज है। लेकिन जो प्लैनेट्स है वो बड़े होने की वजह से क्या वो पॉइंट साइज होते नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़े बड़े से हो गए, परफेक्ट है ना। तो आप बोलोगे कि सब जो स्टार्स है दे आर लाइक पॉइंट साइज, बट जो प्लैनेट्स है वो एक्सटेंडेड हो गए, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहां से जब लाइट आती है तो कौन सा प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है, यस जब लाइट आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा मान लो, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे में कभी कभार मान लो वहां से 5 आया तो 5 में से जो 4 रे ऑफ लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंच गया। अब 4 की वजह से मान लो क्या, अब 4 था ना, अब 3 पहुंच गया, फिर आपका 5, फिर आपका 4। तो इस तरीके से हो क्या रहा है, जब 4 पहुंचेगा तो ब्राइट दिखेगा, 3 पहुंचेगा तो डिम, फिर ब्राइट, फिर डिम। तो एक्चुअली ब्राइट डिम तो ट्विंकल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ट्विंकलिंग इफेक्ट है। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो आपका एक प्लैनेट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, लेकिन वो थोड़े बड़े से ना, तो बड़े से है तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को अगर चेंज, देखो ये ऐसा है, ये आपका यहां पर होगा और फिर आपका ये ऐसे होगा, तो ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जर्वर है ना ये आपके प्लैनेट्स फ्लिकर नहीं कर रहे, बिकॉज जब दूर से देखो तो एक ही सोर्स दिखाई देगा। तो आपको लिखना क्या बच्चे, लिखना ये है, देखो क्या आपका जो एग्जाम में लिखना है, देखो की पॉइंट क्या है, प्लैनेट्स बीइंग मच क्लोजर टू द अर्थ आर कंसीडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, और आपके जो स्टार्स हैं, स्टार्स जो कि दूर है आर टेकन एज पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, और जो लाइट कम जो स्टार्स जो लाइट आएगा वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे क्या दिखाएगा, ट्विंकलिंग इफेक्ट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको इतना ही करना है, दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप स्पेस में जाओगे, मतलब स्पेस में जा रहे हो, तो क्या उस केस में आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, दोनों ही असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन अ टैबुलर फॉर्म एज ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, परफेक्ट है। ओके अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, आपके पास जो पेरेंट है उसका जो न्यूक्लियस है वो टूट के 2 प्रोजेनी बनाएगा या 2 डॉटर सेल बनाएगा, 1 से 2 बनेंगे। लेकिन जब मल्टीपल फिजन की बात करूंगा तो वहां पर 1 से 2 नहीं बनेंगे, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, ये मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात क्या होता है, मल्टीपल फिजन करता कौन, प्लाज्मोडियम, और बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन अमीबा करता है। तो जो प्लाज्मोडियम के बाहर ना एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये सिस्ट बोलते हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो इसको टैबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। तो बाइनरी में क्या है, पहली बात तो वही है, एक पेरेंट से आपके 2 डॉटर सेल बनते हैं, और यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, वेरी सिंपल, 2 दी पॉइंट आंसर लिखना है, और सेवरल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस सिमल्टेनियसली है। अब बताओ क्या बाइनरी फिजन में सिस्ट जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है क्या उसका रोल होता, नहीं होता। तो नो सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड द पेरेंट सेल है, और यहां पर सिस्ट जो है फॉर्म होता है। और आप एग्जांपल भी दे सकते हो, यहां पर अमीबा, यहां पर प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, और ये रहा आपके सामने, दिख रहा क्या है, दिख रहा है ये क्या, बोलो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, इससे कितने बन गए, इससे बन गए, कर देखो ये स्टेज है, इससे आपका ये होता है, देन आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, ये स्टेप्स है किसके, बाइनरी फिजन के। तो 1 से कितने बन गए, जब आपके 2 बन गए, बाइनरी फिजन है। और आपका ये क्या है, यस एग्जैक्टली, ये आपके पास जो दिख रहा है ये है प्लाज्मोडियम, और एक जो न्यूक्लियस था वो देखो टूट के बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियर प्लूरल है। और कुछ नोटिस कर रहे हो, यस ये जो सिस्ट है दिख रहा है, इसके बाहर एक सिस्ट होता है, प्रोटेक्टिव वॉल है, ये आपको ना अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखते हैं। तो ये डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जनता के सामने आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज यहां पर ना एक छोटी सी ट्रिक भी है, जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, बहुत सिंपल है। क्या आपसे क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है, समझाइए। फ्लावर्स एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जब मैं बोलूं बेटा जाओ फ्लावर के पास और वहां जाओ प्लांट के पास, वहां से रिप्रोडक्टिव पार्ट लेके आओ तो आप फ्लावर लेके आओगे। लेकिन मैंने आपसे बोला कि वेजिटेटिव पार्ट्स लेके आओ तो आप स्टेम लाओगे, रूट्स लाओगे या लीव्स लाओगे, परफेक्ट है। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें 2 होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन, और फीमेल क्या होता है, कार्पल। ऐसा फ्लावर जहां पर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, या फिर स्टेमन या फिर कार्पल, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल क्या है,
आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट है। मेल कौन सा, स्टेमन होगा, और फीमेल कौन सा आपका, ये होगा कार्पल। यस या नो, एग्जैक्टली है। अब इसके एग्जांपल को प्लीज छोड़ो साइड में, यहां पर आ जाओ। सेम बाइसेक्सुअल है, दोनों होंगे, मेल और आपके फीमेल दोनों ही पार्ट्स आप प्रेजेंट होंगे। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं छोटी सी ट्रिक से याद करवाता हूं। रेडी हो ना? वैसे आपको पता होगा, जो जनता जुड़ी हुई है हमारे से, देखो ट्रिक है। ये बच्चे क्या है, ये है पापा, ये चाहिए आपके आपके हाँ ये हमारे हैं हाँ पापा, ठीक है। अच्छा आपका तो बाहर से ये पापा है, ठीक है, ये पापा है। तो हाँ 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 ठीक है, तो पापा, ठीक है। वन सेकेंड पापा नहीं है बेटा, नहीं पापा नहीं है, हाँ ये अंकल जी है, ठीक है। मान लो आप में से कोई बॉय या गर्ल है, तो वो आए, ये हमारे अंकल जी, अंकल बाहर से आए और उन्होंने क्या पूछा, अंकल ने पूछा, अंकल ने क्या पूछा, पापा कहाँ गए। अंकल ने क्या पूछा, पापा कहाँ गए। आई रिपीट, अंकल ने पूछा पापा कहाँ गए। तो आपने क्या बोला, पापा जो है ना वो वाटर की बोतल लेने गए हैं। पापा जो है वाटर की बोतल लेने गए हैं। आई रिपीट, आप बैठे हुए थे यहाँ पर और बाहर से कोई इंसान आए, क्या बोला, अंकल आए, और उन्होंने क्या बोला, अंकल आए, पापा कहाँ गए हैं। तो आपने क्या बोला, पापा वाटर लेने गए हैं। परफेक्ट है। तो अंकल जो है, अंकल से क्या बन जाएगा, यूनिसेक्सुअल। अंकल से बन जाएगा यूनिसेक्सुअल। पापा से क्या बन जाएगा, पपाया। और वाटर से क्या बन जाएगा, वाटरमेलन है। तो इस तरीके से आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल ध्यान रखिए बच्चे, क्या है, देखो है ना, अंकल, अंकल, पापा वाटरमेलन लेने गए हैं। तो बोले क्या, यूनिसेक्सुअल एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन है। एग्जाम में ना भूल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। सेम बच्चे, अब बचपन में मान लो क्या, आपकी कोई दोस्त थी, उसका नाम था चिंकी, ठीक है। आपकी दोस्ती बचपन, सबकी दोस्त होती चिंकी है। तो चिंकी था, जब वो 10 साल तक थी आपके साथ थी, उसके बाद जो चिंकी है वो चले गई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने चली गई है। तो आप चिंकी को मिस कर रहे हो। आपने क्या बोला, चिंकी का जो बाई है, चिंकी का जो बाई है और जो चिंकी का जो हाई है वो मस्त था। चिंकी का बाई और चिंकी का हाई मस्त था। तो बाई से क्या बन जाएगा, बाई से बन जाएगा बाइसेक्सुअल। हाई से क्या बन जाएगा, हिबिस्कस। यस परफेक्ट है, हिबिस्कस है। और मस्त था से क्या आपका, मस्टर्ड है। यस या नो? तो कितना सिंपल है ना। बाई का एग्जांपल, बाई, बाई, हाई, मस्त था, मस्टर्ड, तो हिबिस्कस और मस्टर्ड है। अब आप बोलो सर ये तो पता था हमें। एग्जैक्टली, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। होता है क्या, एग्जाम में मेरे साथ हुआ है, भूल जाते हैं, पपाया लिखो क्या वो है, तो कंफ्यूजन हुआ। अंकल पापा वाटर लेने गए हैं और उसका हाई बाई मस्त था। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट। और जिन्होंने ये पहली बार सुना ना, कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑल्सो स्टेट द, क्या है सबसे पहली बात, रे डायग्राम, फिर क्या बताना है, पोजीशन, फिर आपका साइज, फिर आपका नेचर, खत्म। और कौन है, कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पे रखा गया, मींस सी पर प्लेस किया गया है। कनकेव मिरर के रे डायग्राम पे 6 केस है, जिनमें से आपका ये थर्ड केस है एट सी। पहला होता है एट इंफिनिटी, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट कहां पर, बिहाइंड सी, और थर्ड एट सी है। जब आपका ऑब्जेक्ट एट सी होता है ना, अच्छी बात ये इमेज भी एट सी बनता है। और इस केस में नेचर कैसा होता है, देखो फिगर, ये रहा फिगर, दिख रहा है, क्या है फिगर दिख रहा है। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया आपने, सी पर। यस नो, क्या है, तो यहां से एक जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। और हमें रूल पता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। और दूसरा कहां से निकाला आपने, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और एक रे ये रही और एक रे ये रही, टकराने के बाद जहां मिल गई वहां क्या बन जाएगा, वहां आपका इमेज बन जाएगा। तो आपका ये ऑब्जेक्ट था वो भी एट सी है, इमेज भी क्या आपका एट सी है। और इस केस में ध्यान से देखोगे, जो ए बी का जो साइज है, ए बी की जो हाइट है, वही आपकी जो है, वही आपकी इमेज की हाइट है। यस नो, क्या है, तो साइज देखो, पहले पोजीशन ना, पहले पोजीशन पूछा हुआ है तो आप लिखो पोजीशन क्या है, आप बोलोगे एट सी ही होगा, एट सी, ठीक है। और आपसे साइज बोला हुआ है तो क्या बोलोगे, यस बोलो क्या, सेम साइज, बोलो क्या है, सेम साइज, ठीक है। और थर्ड क्या, नेचर है, नेचर है ना, तो नेचर कैसे बताएंगे आप बताओ। जो रेज है टकराने के बाद वो एक्चुअल में मीट हुई है कि अपीयर टू मीट है, एक्चुअल मीट हुई है तो आंसर क्या होगा, रियल होगा। और रियल का दोस्त कौन होता है, यस इन्वर्टेड है। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यही करना है। कितना सिंपल है, जितना पूछा जाए उतना ही करना है। ये होती है एक सीबीएसई टॉपर की, क्या कहते हैं उसे, आदर्शशीला, ऐसी कुछ हिंदी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a transparent medium, what is its units है, or which has a higher refractive index, glass or water। very simple। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का ना फिजिकल क्वांटिटी है
जो कि आपको बताता है कि आपका जो गिवन मीडियम है वो डेंसर है कि रेयर है। आपके सामने चार्ट है, परफेक्ट है। पहले काम करते हैं, ये चार्ट है, इसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, आपका एयर का, कुछ 1 के आसपास है, और सबसे ज्यादा किसका, आपका डायमंड का। यस या नो क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एयर और डायमंड में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा है, व्हाट विल यू आंसर? डायमंड है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो क्या हो जाएगा, रेयर है। ठीक है, और आपका इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो, n इक्वल टू सी बाई वी है। किस किस को रिलेशन पता है, हैंड को रेस करो, यहां सबको ही पता है। और c क्या होता है, c आपका होता है स्पीड, बोलो बोलो, यस, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, इन आपका वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है, ऐसा स्पेस जहां पर कोई भी आपका एयर नहीं है। और v क्या होता है, v कोई सा भी मीडियम हो सकता है, इनमें से कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी एक मीडियम हो सकता है। तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। परफेक्ट है, यस नो क्या? तो अब ये रेशियो होता है, इसी को डिफाइन कर दो। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर सुनना, refractive index of any medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a transparent medium है। क्या इसकी यूनिट होती है, बहुत सिंपल। क्या बोलोगे कि सर ये सेम चीज का रेशियो है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है ना? अगर सेम चीज का रेशियो होता है तो यूनिट्स नहीं होती, तो आप बोलोगे इट हैज, बोलो इट हैज नो यूनिट्स। यस या नो? परफेक्ट है। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ग्लास का कि वाटर का? तो आप ध्यान दो, वाटर कितना है 1.33 और ग्लास का कितना है 1.52। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा है? यस बच्चे, आप बोलोगे सर आपका जो है ग्लास का, ग्लास हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दैट्स योर आंसर, और कुछ भी नहीं लिखना है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हक है ना? हाँ यस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि लाइट अगर आपका डेंस फ्लिंट ग्लास से रूबी जा रही है तो बताओ क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना, मुझे बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ है। क्या बात है, यहां पे एक छोटी सी ट्रिक को इंट्रोड्यूस करूंगा। छोटी छोटी ट्रिक ना बहुत काम आएगी, ठीक है? लिस्ट टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको बोल सकते हो क्या, STDs। मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। कह रहा है कि एग्जांपल दो। अब जो बैक्टीरिया से होगा वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, जो वायरस से होगा वो वायरल इन्फेक्शन से, और कैसे बीमारियों को बचाया जा सकता है। छोटी सी ट्रिक है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन वीरेंद्र सहवाग जी का फैन है? मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बस ये ट्रिक को रिलेट करना है, तो डोंट बी अपसेट, बस ट्रिक को रिलेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, एंड सो सॉरी, मैं जनता जो इनके बोलते ना कि ये उनके आइडल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वीरू जी है हमारे, कौन है ये? आपके वीरू जी हैं, ये हमारे वीरू जी है, रिस्पेक्टेड वीरू जी, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। और ये क्या होते हैं, ऐसे शौक बोल रहा हूं, मान लो वीरू जी को एड्स हो गया, ठीक है, मैं बोल रहा हूं मान लो कि वीरू जी को एड्स, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है? तो वीरू जी है, तो क्या मैं बोलूंगा वीरू, और किसने जाके बोला कि वीरू जी को एड हो गया, एड्स हो गया, क्या बोलूंगा? वीरू को व्हाट, वीरू को व्हाट, मतलब सरप्राइज हूं मैं, वीरू को व्हाट, एड्स हो गया। ध्यान देना, वीरू को व्हाट, एड्स हो गया, वीरू को व्हाट, एड्स हो गया, काम बन गया बच्चे। वीरू से क्या आपका, वीरू से है वायरस, परफेक्ट है। वॉट से क्या आपका, WARTS, ये एक डिजीज का नाम है। और ये क्या है, तो एड्स है, तो AIDS। मतलब अगर आपसे कोई पूछे वीरू को व्हाट, एड्स हो गया, तो वायरस से होने वाले दो डिजीज का नाम क्या है? सिंपल से बोलो कि आपका ये वॉट्स और आपका एड्स है। एड्स तो अच्छे को याद होता है, लेकिन वॉट्स भूल जाते हैं कि बैक्टीरियल है कि आपका, यस वायरस है, ठीक है, वायरल है। अब बच्चे क्या पूछा है, बच्चे मैंने गलती कर दिया शायद, हाँ ये चेक है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, वायरस का आंसर हो गया। अब निकालते हैं बैक्टीरिया, कैसे ट्रिक सुनो क्या है। अब बच्चे मान लो कि सपोज ये कोई बच्चा है, इसका नाम चंपू सा है, इसके चश्मा, इसने चश्मा पहन रखे ना, तो जो चश्मा पहनते क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं ना उन्हें, हाँ हमारे स्कूल में ऐसे बोलते हैं, बैटरी इधर है ना। तो जो क्या, सपोज ये आप ना कोई हो और आप कमांड करने वाले इंसान हो, हिटलर टाइप के, तो आपने से क्या बोला, ओए बैटरी यहाँ जा, यहाँ जा, क्या बोला आपने, ओए बैटरी यहाँ जा, ठीक है। तो बैटरी जो है ये तो ब्रिटिश से आया था, बैटरी जो है ब्रिटिश है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश समझता नहीं है। तो बैटरी को आपने क्या बोला, अच्छा 1 सेकंड, आपने बैटरी को बोला बैटरी यूं आ जा, तो बैटरी आया, ऐसी 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 करते हुए आ रहा है। तो और आपने क्या बोला, जा, मेरा जो पेन है ना उसकी जो स्याही होती है, जो इंक होती है, खत्म हो गई है। तो बैटरी जा और स्याही को फिल करके आ, बैटरी जा स्याही को फिल करके आ। तो बैटरी कर रहा है, व्हाट आर यू स्पीकिंग? तो आप समझ गए, अच्छा भैया तो अंग्रेजी जानते हैं, तो आपको अंग्रेजी आती नहीं है, तो आपने क्या बोला, सिंपल सा, बैटरी कम 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 कम,
गो नाउ, गो नाउ, ठीक है। तो बैटरी फिल गो नाउ, तो बोले क्या है, बैटरी को पहले आपने बोला सीआई फिल करके आ, सीआई फिल, उसके आपको समझा नहीं वो, तो बोला गो नाउ, गो नाउ, जाओ एंड फिल करके आओ, दैट्स इट। बैटरी से क्या बन गया, काम बढ़ चुका बेटा, बैक्टीरिया। सीआई से क्या बन गया, देखो सीआई फिल, सीआई फिल, सिफिलिस बोल के आपका सिफिलिस, यस या नो। और बच्चे गो नाउ से क्या है, गो नाउ, गो नाउ, गो नाउ, गॉन्ड्रिया। मजा आ गया, हाँ आना तो चाहिए। गॉन्ड्रिया इज द परफेक्ट आंसर, यस या नो क्या है। तो आपने कितने मजे मजे में याद कर लिया ना, सिंपल बोलो। बैक्टीरिया से होने वाला एक तो वर्ड्स और एड्स है, वायरस से होने वाला अच्छा क्या है, सीआई फिल, सो सॉरी, वायरस से आपका वर्ड्स और एड्स है, और बैक्टीरिया से आपका सिफिलिस और गॉन्ड्रिया, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या बोला हुआ है, हाउ मे द स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस मे बी प्रिवेंटेड है, तो आप बोलोगे with the बोल के आपका with the help of barrier methods, with the help of barrier methods है, जैसे मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया, उन मेथड से आप इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज आप क्या फ्लूइड का एक्सचेंज ना हो, तो इसको आप रोक सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्या अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन मेरे तो फेवरेट होते हैं, आपके हैं क्या, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपके पास दो एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड है। याद आया कुछ, ग्रुप फर्स्ट में तो सोच समझ के बोलना, अगर आपका x जो है ये ग्रुप फर्स्ट में है, ये x जो है ये क्या है, ये ग्रुप है, ये x ग्रुप फर्स्ट में है, और ये आपका जो y है, y जो है ये आपका ग्रुप सेकंड का, ठीक है। जैसे आपने सुना ग्रुप फर्स्ट है, चेहरे में आ गई लाली, क्या अच्छा, पक्का पक्का डैम श्योर है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 होगा, और वही ग्रुप 2 का है ना, तो पक्का इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपके 2 होंगे, परफेक्ट है, ठीक है। और अगर x आपका जो ग्रुप फर्स्ट का है और कोई पूछा है, और सेम पीरियड में तो x और y में जो नंबर ऑफ शेल्स वो भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि जितने शेल्स होते हैं उतना इसका पीरियड होता है, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, सेम होगा। आपसे क्या पूछा हुआ है कि बताओ, पहला क्वेश्चन, द नंबर, कंपेयर करो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो एक काम करो, ये फर्स्ट करो, तो इसमें वैलेंस कितने होंगे बेटा, इसका आंसर 1 होगा, और यहां पर क्या होगा, 2 होगा, परफेक्ट है ना। सेकंड पे आ जाओ, वैलेंसी कितनी होगी, अगर 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगी, और यहां पर 2 होगा। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या कह रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर है। आप मुझे बताओ, सेम पीरियड के पर ग्रुप अलग है, मतलब शेल्स बराबर है, तो जब आप यहां से यहां कूदोगे, नीचे नहीं जा रहे हो आप, यहां से आप जो लेफ्ट से राइट जाओगे, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, मेटेलिक का घटना, मतलब जो ये फर्स्ट वाला है ना, 1 वाला जो है, 1 आना, जो आपका x है, जो x है, x इज मोर मेटेलिक देन y, यस जनता, देन आपका y, क्यों, रीजन बहुत सिंपल है। चौथा बेटा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को दिक्कत होती है ना, मतलब ट्रेंड्स में दिक्कत है, तो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, सर्च करना वैज्ञानिक डैश कसम, बहुत अच्छे बताया, ठीक है। आगे साइज ऑफ द एटम्स है, डैम श्योर है, साइज क्या होगा, इसका न्यूक्लियर कम है, इसका न्यूक्लियर ज्यादा है, तो ये छोटा ये बड़ा होगा, सेम वही है, x is more bigger, x is bigger, ठीक है, गलती हो गई ग्रामर पे, x, एक काम करो, पूरा चेंज करो, x has high atomic radius, देन आपका वही, परफेक्ट है ना। आगे आ जाओ, फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स है, इसका ऑक्साइड है तो x है, और ये O है, प्लस का 1 माइनस का 2 क्या बनेगा, ये बन जाएगा X2O, और ये बच्चे क्या आपका X और आपका O, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बनेगा, लेट्स सी, कट जाएंगे, X और O है, इसका बनेगा X और O है। और लास्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स है, इसका सेम वही X है और Cl है, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या बनेगा जनता, XCl, और यहां पर क्या है, X और Cl, प्लस का 1 माइनस का 2, खेलते रहो भाई, कितना मस्त है ना। तो आप बोलो सर ये आपका बच्चे 1 सेकेंड, ये बनेगा 6 का XCl, और ये क्या आपका XCl2, परफेक्ट जनता, हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है, और बायोलॉजी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से। Explain how genetic contribution of male and female parents is ensured in the progeny। आप मुझे बताओ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है, तो वहां पर बोथ मेल और फीमेल पार्टनर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसे में मेल का और फीमेल दोनों की इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म पे आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। अब ऐसा क्या है कि मेल और फीमेल के दोनों ही कैरेक्टर जा पा रहे हैं,
तो होता क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं। जैसे आपका 46 मेल में होते हैं, 46 फीमेल पे होते हैं, तो जब गैमेट्स बनेंगे ना तो 23 और 23 है, और बाद में 23 कंबाइन कर जाएंगे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोजेनी में ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डीएनए, और आप जीन्स भी बोल सकते हो या क्रोमोसोम बोल सकते हो। तो यहाँ पर है क्या, देखो ये रहा बोथ मेल, देखो फिगर भी आपके सामने है, ये रहा देखो दिख रहा है क्या, पैटर्नल डीएनए, सॉरी ये तो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डीएनए लगे होंगे, इस जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसके ऊपर होंगे, ठीक है, डीएनए छोटे छोटे है ना, इसके ऊपर डीएनए होगा, परफेक्ट है ना, ठीक है। तो अच्छा है क्या, देखो ये आपका ये देखो पैटर्नल है, ये पैटर्नल डीएनए, और ये आपका मैटरनल डीएनए है, और आपका देखो क्रॉसिंग हुई, दिख रहा है क्रॉसिंग हुई ना, तो क्रॉसिंग हुई और आपके जो है क्या बन गए, आपके प्रोजेनी बन गए, और इसमें कुछ वेरिएशन भी आ रहा है, दिख रहा है आपको, कुछ वेरिएशन भी है ना, हाँ इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस है। तो देखो बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी। कौन से टाइप्स में, दो का इन्वॉल्वमेंट है तो सेक्सुअल ही होगा, यस या नो क्या है। और उसके बाद जब गैमेट्स बनेंगे तो आपके जो दो है ना, देखो क्या है, देखो उनके पास ये होता है ना एक्स और ये वाई है मेल पे, और पे एक्स और एक्स है, तो जब गैमेट बनेंगे तो यहां से एक जाएगा, यहां से एक जाएगा, और दोनों कंबाइन करेंगे तो ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम थ्रू इट्स गैमेट्स है। और देन जब दोनों कंबाइन करेंगे व्हेन द टू जर्म सेल जो गैमेट बोलते हैं ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल, कंबाइन करेंगे जाइगोट बनेगा, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी मेंटेन हो जाते हैं। अगर यहाँ 46 थे तो यहाँ 23 प्लस में 23, और यहाँ पे 23 प्लस में 23 है, उसका ये और ये कंबाइन करेंगे 46, और फिर ये कंबाइन करेंगे 46 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन हो जाते हैं। दैट्स अ सिंपल आंसर है, हल्का सा फिगर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये रहा, ठीक है, जिसे दिखना क्या है, यस यस, ठीक है, पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और क्या बनेगा, प्रोजेनी। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या अब आ चुके हैं न्यूमेरिकल से, करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द इमेज, क्या आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत होती है, अगर हाँ ना मुझे कमेंट जरूर करना। एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे ना, सारे न्यूमेरिकल जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से। इफ द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इरेक्ट है फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ये ऐसा लेंस है जो हमेशा छोटी और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो आपके मन में एक चेहरा नजर आएगा, कौन सा, कनकेव लेंस है। क्यों, कन्वेक्स तो एनलार्ज बनाता है, और लिखा साफ सबकी ऑल पोजीशंस के लिए। तो यहां से ये बात तो है कि इसका जो लेंस है लिखा ना, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर है कनकेव लेंस है। मुझे कैसे पता चला, मैंने केस को देखा कि हमेशा छोटी ही बना रहा है, परफेक्ट है। और कनकेव लेंस को ना आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, हम क्या इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज जब इसके साथ इसके पैरेलल रेस, जब प्रिंसिपल एक्सिस में, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रेस तो डाइवर्ज कर जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, परफेक्ट है। आगे आ जाओ, नेम द पॉइंट ऑन द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड है। चाहे मैं कन्वेक्स की बात करूं चाहे मैं कनकेव की बात करूं, इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है अगर आप वहां से रे ऑफ लाइट को पास करोगे तो बिना रिफ्लेक्शन हुए चला जाता है, और वो पॉइंट कौन सा है, यस ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, से ड्रॉ नहीं हुआ, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, तो आंसर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ओ से दिखाते हैं। इतना आ गया, चलो क्या है, अब करते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, ये रहा सी पे, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ जो स्मॉल एफ है वो क्या होगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर है। अब सबने प्लस क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज साफ सब लिखा हुआ कन्वेक्स लेंस है, तो मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो क्या कहता है कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो कहां होगा, इस तरफ होगा F2 में, ये रहा। और क्या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और u कितना है आपका, u है माइनस का 30 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, मैग्निफिकेशन और नेचर है, इट मींस आपको v निकालना है, तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, दैट्स इट, लेंस फॉर्मूले का, बिकॉज लेंस की बात चल रही है तो इस्तेमाल करो 1/v माइनस पे 1/u इक्वल टू 1/f है, इसको अरेंज करो, 1/v क्या बन जाएगा, 1/f प्लस में 1/u है। अब सिर्फ पुट करना है, आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर दिया है, अब पुट करें अच्छे क्या है, तो मुझे बताओ f कितना है, आपका f कितना है, f है 20, और के प्लस में u कितना आपका
यू है माइनस का 30 है। अगर सॉल्व करो क्या बनेगा 1/20 है, प्लस माइनस माइनस 1/30 है। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम डायरेक्टली कर रहा हूं तो एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 60 है, तो यहां पर आएगा 3 और यहां पर 2 आएगा, दैट्स योर आंसर 1/v इक्वल टू 1/60। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा प्लस का 60 सेंटीमीटर है। मेरा आपसे क्वेश्चन है अगर प्लस आया है तो इमेज कहां पर होगी, यहां पर कि यहां पर, यस इमेज पक्का यहां पर, क्यों, बिकॉज इसके जो इधर है ना वो आपके पॉजिटिव में होता है, ठीक है। आप क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन, आपसे m पूछा है, m क्या हो जनता, आपसे m पूछा है, m आपका होता है 1 सेकंड माय डियर, m बचे पूजा हो रही लग रहा है, आज जोड़ लो और एक प्रेयर कर लो, हे भगवान दे वरदान पढ़ लिखकर हम बड़े सीबीएसई टॉपर है ना, जो ठीक है। m बेटा बोलो क्या आपका m आपका होता है मैग्निफिकेशन है, लेंस के लिए प्लस का होता है, ठीक है, प्लस का v बाई यू है, जहां v कितना बेटा v 60 और u कितना आपका u आपका माइनस का 30 है, काटो रे काटो, माइनस का 2 सेंटीमीटर नहीं, बिकॉज क्यों, वही कहानी कि सेम चीजों की यूनिट में आपका यूनिट नहीं होता, तो m आ गया माइनस का 2 है, इसको ही बॉक्स बना दो, यस नो क्या है, यहां भी कर दो। और लास्ट में क्या है, नेचर है, ध्यान देना जब भी नेचर की बात करें ना m के साइन को पकड़ लो, अगर m का साइन पॉजिटिव तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर m का साइन नेगेटिव तो नेचर कैसा रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मुझे बताओ कैसा रहा नेगेटिव ना, तो थर्ड का आंसर क्या होगा, ये थर्ड ही है आपका, थर्ड का आंसर आपका है, बोलो क्या, यस हाँ रियल एंड इनवर्टेड है। कितना सिंपल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हंसते खेलते लपेट दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने क्या कर रही है, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी और इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के और इंडेक्स से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल है, आपके सामने फिगर है, ये रहा कन्वेक्स लेंस है, आपने नीचे के हाफ को क्या कर दिया, ये आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसपेरेंट रहा नहीं रहा ना, बिकॉज ब्लैक से कर दिया, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, आपने छीन लिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज को बनने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती है, अगर 2 रेज चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन मिल जाए तो आपको क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाता है। अब देखो यहां से ऊपर से गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, तो फोकस से पास हो गया, और एक कहां से गया, ऑप्टिकल सेंटर से, और करते मिल गया, एटलीस्ट 2 मिल गई तो आपका इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ तो फर्क होगा, सोचो क्या फर्क होगा, सोचो सोचो, यस एग्जैक्टली। यहां पर जो इमेज ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, इमेज बन रही है 2f2 पे, अगर मान लो यहां पर ना इसकी ब्राइटनेस 4 है, मान लो 4 है, तो यहां ब्राइटनेस कम हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये जैसे ट्विंकलिंग होती है, ब्राइट डिम वही कहानी होगी। यहां पर इमेज तो बन जाएगा, इमेज तो बनेगी, लेकिन क्या लिखा ना सब क्या कह रहा है आपका, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, तो आंसर यस होगा, लेकिन जो इमेज है बेटा वो कैसी होगी, फेंटर हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों, बहुत सिंपल बात है, ब्राइटनेस कम क्यों, पहले मान लो क्या 5 रेज आ रही थी, अब सिर्फ 2 आ पा रही है, क्यों, बिकॉज नीचे कवर कर दिया आपने, ट्रांसपेरेंट रहा ही नहीं। सेकंड आ जाओ, सेकंड मुझे क्या है, मैं ना एक काम करते हैं गिवन वैल्यूज लिख देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करोगे। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मतलब पक्का सॉल्व करें, HO हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, प्लस का 5 सेंटीमीटर है। सबने प्लस क्यों लिया, बिकॉज ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस होती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस है, इट मींस ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूर है हमेशा लेफ्ट में, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कितना है 10 है। अब बताओ सेम वही कहानी है ना, कन्वेक्स है और कन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा प्लस में होता है, दैट्स योर आंसर। क्या निकालना है, पोजीशन है, लगाओ 1/v माइनस पे 1/u इक्वल टू 1/f, अरेंज करोगे ना, अरेंज करो क्या बन जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस में 1/u है। अब सिर्फ पुट करना रह गया है, पुट करें बेटा पुट करें, चलो क्या एक काम करें, आप दोगे इसका आंसर, दोगे ना, चलो ठीक है, आपके एक काम करना, इसका आंसर पुट डाउन करना, बहुत सिंपल है, कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना, और ना मैं एक कमेंट पिन भी कर दूंगा, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा और वहां से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते, क्यों, बिकॉज मिल के आगे बढ़ना है, आराम से पुट करोगे। और साइज कैसे निकालोगे बच्चे, साइज निकालोगे इस फॉर्मूले से, लिख लो HI अपॉन पे HO इक्वल टू V बाई U है, और नेचर कैसे निकलेगा सर, अभी आपने बताया, आप निकालना m की वैल्यू, जब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट है, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इनवर्टेड। आगे बढ़ जाए, चलो ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल ऑन इट्स सेपल, जो कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लावर को बडिंग के स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। पेटल क्या होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर जो कि पॉलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ओवरी क्या होता है सर, ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जहां फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा सबसे टॉप वाला पार्ट है किसका, कार्पल का, जहां पर आके पॉलन ग्रेन लैंड होता है। और राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, वेरी सिंपल, मेल का
मेल का क्या स्टेमन है, मेल का स्टेमन होगा, और बच्चे आपका फीमेल का क्या होगा, कार्पल है। एक बार फिगर को देख लेंगे, वहां से आपको और आइडिया मिलेगा। दैट्स अ फिगर, वेरी ब्यूटीफुल फिगर, ठीक है। चलो क्या देखो, अच्छे ध्यान दो, क्या है आपको दिख रहा होगा, सब देखो ये सबको लेबल नहीं करना, जो पूछा हुआ है सेपल है, सेपल ढूंढो, सेपल सेपल कहां है, कहीं ना, चलो क्या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और सेपल्स के कलेक्शंस को कैलेक्स बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। और पेटल चेक कर, ये रंग बिरंगे पेटल, ये रहे रंग बिरंगे पेटल है, दिखा भी रखा है, और पेटल्स के कलेक्शन को कॉलम बोलते हैं। ओवरी कहां गया, ये रहा, देखो ओवरी देखो, ये स्टिग्मा, ये आपका बीच का स्टाइल है, और ये रहा ओवरी, परफेक्ट है। यस नो क्या, लेट मी चेंज द कलर, इसमें ये क्या ओवरी है, और आपका बोलो क्या स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर स्टिग्मा है, यहीं पर आके जो है पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। और मेल पार्ट कौन सा है, देखो ये रहा, ये जो ना ये वाला जो पार्ट है मेल पार्ट है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं एंथर, नीचे वाले डंडे को फिलामेंट है, दोनों को जोड़ दो क्या बन जाएगा स्टेमन है। और आपसे मेरा क्वेश्चन है, स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। और सेम वही फीमेल पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जोड़ दो तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या बन जाए, कार्पल है। और इसके कलेक्शन को भी क्या बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे आंसर जरूर देना। आगे बढ़ जाए, कितना सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से ड्रॉ करना है और पेंसिल से करोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसी के और पे था, मैं 19 कर रहा हूं। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म, नेम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि इस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। वेरी सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन क्या है सर, असेक्सुअल का है, असेक्सुअल मेथड है। अगर असेक्सुअल है, ये भी असेक्सुअल है, और रीजनरेशन भी असेक्सुअल है, हमेशा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेगमेंटेशन में, तो आपके पास फिगर देखो, ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा है, मराइन आपकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और बच्चे है कि यहाँ पर आपके पास, तो ये जो ये है पेरेंट है, ये पेरेंट स्पाइरोगायरा है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, जब ये फुल्ली मैच्योर हो चुका है, तो ये ना कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, दिख रहा है फ्रेगमेंट टूटेंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स टूटा, और हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए, अच्छा 1 सेकंड रब कर दो, यहाँ दूसरा फिगर भी आने वाला है, अच्छा 1 सेकंड, हर एक जो फ्रेगमेंट्स है वो टूट गया, तो फ्रेगमेंट टूटा और हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कितना सिंपल है, और इस तरीके से एक पेरेंट से आपके स्पाइरोगायरा हो गए। ये कंपल्सरी नहीं कि 2 ही होंगे, और भी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर 2 ही दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये जो कर रहा कौन है, आपका स्पाइरोगायरा है। यहाँ पर आंसर क्या लिखो, इसका जो है ना आंसर, इसका आंसर है स्पाइरोगायरा, यस या नो क्या है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे, फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new individuals are formed from the fragments of the parent। परफेक्ट है ना। अब बच्चे क्या है, रीजनरेशन है, तो रीजनरेशन में क्या है, फिगर को देखो, मान लो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका है प्लेन एरिया, और इसी मेथड से आपका हाइड्रा भी करता है, हाइड्रा से बर्डिंग से भी करता है। अब इनमें खास बात क्या होती है, इनके पास कौन से सेल्स होते हैं, इनके पास आपके रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। मान लो इफ दे आर समहाउ कट इनटू 3 पीसेस, 1 2 3, तो हर एक पीस है। अब यहां बहुत सारे रीजनरेटिव सेल्स हैं, वो फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे और एक नया सेल बनाई, करते करते वो कंप्लीट एक नए ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा। ये भी नया बनेगा, ये जैसे एक दिखाया तीनों बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बन जाएगा, और आपका ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से जब कट हुए ना, हर एक जो है उसके पास वो टेंडेंसी है कि वो नया प्लेन एरिया बना सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन है। जब भी बायोलॉजी क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा, केमिकल इक्वेशन से दिखाओ, फिजिक्स का डायग्राम से, सेम बायोलॉजी का डायग्राम से, और एक्सप्लेन कम करो, एक्सप्लेन करना है लेकिन थोड़ा कम करना है, डायग्राम ज्यादा यूज करो। तो इस तरीके से हमने, इस तरीके आई थिंक कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हमने जो है सेक्शन ए खत्म कर लिया। पहले सेक्शन ए और बी हुआ करते थे, अब सेक्शन बी कैसे, एमसीक्यू, जो आपके बहुत फेवरेट है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, ऐसे लपेटेंगे सारे। अब करते हैं सेक्शन बी, जहां छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से एमसीक्यूज लपेट देंगे ना, लपेटोगे ना। चलो लेट्स गो टू द सेक्शन बी। तो सेक्शन बी को एक एक करके लपेटते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पर एमसीक्यूज है, और सीबीएसई के 30% होने के बाद एमसीक्यू की वेटेज बढ़ चुके करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है, सेम वही है, कुछ नया नहीं है, करते हैं 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। तो है क्या, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ, फोकल लेंथ निकालना किसका, कनकेव मिरर का। राहुल फोकसेस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद दिस मिरर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताओ, जब भी हमें फोकल लेंथ निकालना होता है, आपको याद होगा जब भी मैं रे डायग्राम ड्रॉ किए होंगे, हमेशा जब भी फोकल लेंथ की बात हुई है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी में रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमेशा इंफिनिटी में रखा गया। यस नो क्या, तो आपसे क्या कह रहा है, उसको ना फोकल लेंथ निकालना कनकेव मिरर का। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो जाए, वहां से जो रेज आएंगी, जहां मीट होंगी, जैसे कनकेव है ना, कनकेव, मुझे पता है कि कनकेव में जैसे आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, जहां टकराने के बाद जहां मिल जाएगी उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस। यस या नो। तो ऐसे में कह रहा है कि बताओ कौन सा वो ऑब्जेक्ट चूज करें, तो ट्री है, बिल्डिंग है, विंडो है, सन है। आप मुझे बताओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 2 चीज होती है, एक तो डिस्टेंस भी हो, एक तो डिस्टेंस भी मेंटेन हो, दूसरा कि आपका लाइट भी मेंटेन हो, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। यस या नो क्या है। अब ये दोनों कंडीशन सोच समझ के बोलना,
किस में एप्लीकेबल है? ट्री में जाओगे? नहीं। बिल्डिंग? नहीं। विंडो? नहीं। यस बच्चे, सन में जाओगे। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। नीचे आ जाओ। सेम वही कहानी, फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस को, क्या निकालना है? आपको निकालना है फोकल लेंथ है। तो ऐसे में दो चीजें, एक तो डिस्टेंस भी और लाइट भी मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, ठीक है। अब बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा चूज करेगा? ऑप्शन देखो क्या है, अ वेल लिट, लिट माने क्या है? लाइटिंग अच्छी है। अब ऐसे नहीं कि ट्री के बस सेफर लगाते नहीं, चाहिए क्या? अ वेल लिट डिस्टेंट ट्री, window grill in the classroom, any distant tree, a lighted candle kept at the other end of table है। तो इस वाले केस में डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा और इस वाले केस में भी आपका डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा। बचे दो ऑप्शंस, ये भी डिस्टेंट है, डिस्टेंस इन्फिनिटी, और ये भी डिस्टेंट है। अब सोच के बोलना, डिस्टेंस तो मेंटेन हो गया, लाइट किससे मेंटेन हो रहा है? ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा हुआ है वेल लिट, मतलब सर इस वाले केस में ना डिस्टेंस भी है, लाइट भी है। कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ है। तो ऐसी छोटी छोटी बात को नोट कर लिया करो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा डिस्टेंस भी होना चाहिए, लाइट भी, क्योंकि बिकॉज सीबीएसई ना क्वेश्चंस को रिपीट करती है, इसलिए क्या है, तो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, चलो क्या बात है, ठीक है। आप सब क्या कह रहे हैं कि मोहन ऑब्टेन्ड अ शार्प इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, ऑन द स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द लेंस। परफेक्ट है, ऑन द स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द लेंस है। आप मुझे बताओ, ही स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो लेंस कौन सा होगा? याद है कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये तो डैम श्योर है कि कन्वेक्स लेंस ही होगा। बोलो क्या है? कन्वेक्स लेंस ही है। और कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है और इमेज बनेगा ना, तो उसका नेचर क्या होता है? रियल एंड इनवर्टेड, और लिखा भी हुआ है रियल एंड इनवर्टेड, लिखा है इनवर्टेड है आपसे। ही देन मूव द स्क्रीन एंड ट्राई टू लुक थ्रू द लेंस, देख रहा चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या दिखेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। साफ सीधी बात है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां है जनता हमारा? एट इंफिनिटी पर है। और तो इमेज कहां बनेगा? एट फोकस बनेगा। और कैसा बनेगा, है ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनता है? फोकस से बनेगा ना। यस सिर्फ बनेगा फोकस पे। दैट्स योर आंसर, एन इन्वर्टेड इमेज of the tree at the focus of the lens is the perfect answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी सेम इस चैप्टर का ही है। आप बताओ, आप सभी ने जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा होगा, उसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होती है। क्या आपको याद है जब हम सीबीएसई 2011 का सेट 1 कर रहे थे तो वह सारी अच्छी आ रही थी, है ना। तो जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब होगा, उसमें पहली बात क्या है कि सर जो इंसिडेंट रे होता है ना, जो आपका इंसिडेंट जो रे है वो किसके पैरेलल होता है? वो आपके एमर्जेंट रे के पैरेलल होता है। नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। और सेकंड बोलो क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आपका जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है, इन दोनों की वैल्यू एंगल आर से बड़ी होती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और तीसरी बात क्या है कि एंगल आई लगभग लगभग एंगल ई के इक्वल होता है। परफेक्ट है। फिर से बोलो, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों कैसे होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड बात क्या बोली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होती है, और एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस है। अब ये बातें में से जो पहली बात है, क्या इसमें अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही ना, इसमें नहीं हो रही ना, इसमें नहीं हो रही ना। बचा कौन सा? यस। इसको देखो, क्या ये रहा आपका इंसिडेंट रे है, इसे खींचो, और ये रहा आपका, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये जो नीचे वाला कौन सा रे है? एमर्जेंट रे है। मुझे बताओ दोनों पैरेलल हो गए, हाँ या ना? दैट्स योर आंसर। ये कौन सा बालक है? बी बालक है, और बी इज द परफेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाली बात अप्लाई करना, ये वाली बात अप्लाई करोगे ना, नोट करो, इसे नोट करो, इसके बेस में नया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो क्या ये रहा, ठीक है, आ चुका है कि आपके पास एक बच्चा है रहीम नाम का, उसको ना उसने क्या किया, सेम ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कुछ वैल्यू नोट करी। कौन कौन सी? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर, और एंगल ऑफ एमर्जेंस मतलब एंगल ई। परफेक्ट है, ठीक है। आप बताओ एंगल आई लगभग लगभग किसके इक्वल होता है? एंगल ई के, और एंगल आई और एंगल ई की वैल्यू एंगल आर से बड़ी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो बताओ इस केस में से क्या, देखो ये 45 है, ये 45 है, ये 41 है, ये 40 है, 38 और 38 है। तो इस केस में इक्वल तो दिख नहीं रहे, डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो ऑप्शन सेकंड तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ये 45 है, ये 40 है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज आपके डिफरेंस ज्यादा हो गया। और इस केस में ये 41 है, ये भी 41 है, तो आपको अब कंफ्यूजन किसमें होगी? ऑप्शन जो है ना फर्स्ट, देखो आपको जो है आपको कंफ्यूजन होगी इसके, देखो एक इसमें और इसमें। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि एंगल आर छोटा होता है, इस केस में एंगल आर तो इससे ही बड़ा लग रहा है,
और आपका इससे बड़ा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये भी काटो। बचा कौन सा ऑप्शन? यस, डैम श्योर है, फर्स्ट इज द परफेक्ट आंसर है। इसमें ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशंस ये अप्लाई हो रही है, इसको नोट डाउन कर लेना और इसी कंडीशन से वो हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस है। आगे बढ़ा जाए। अरे वाह, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ट्रिक है, सुनना चाहोगे? बहुत मजा आएगा। इस पूरे पेपर में तीसरी ट्रिक है क्या? ये कौन है बेटा? मान लो कि सपोज ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। वैसे ये आलिया भट्ट जी है, तो ये आलिया भट्ट, अरे वाह, अब हाँ यस, तो मान लो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो अब ये जो आलिया भट्ट है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये हमारी है आलिया जी। हमारी कौन है? ये हमारी प्यारी सी आलिया जी है। पता नहीं आपको अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से कि आपका आलिया जी है, और ये आलिया जी है, ठीक है, आलिया जी है। और इसे प्यार से मैं क्या बोलता हूं? मान लो, हाँ, सो नॉटी सर, जान बोलते हैं, ठीक है। ये आलिया जी है, प्यार से मैंने क्या बोलते हैं? इनको जान बोलते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों से कि ये आलिया जी है, तो आलिया जान, फिर से बोलो, आलिया जान। ये क्या बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये शॉल है ना। आलिया जान का ये शॉल है, शॉल है। कि अगर मान लो कि आपने आलिया जान का गलती से जो है शॉल यूज कर लिया, ठीक है, आलिया जान का अगर शॉल फटा ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, आलिया जान का शॉल अगर फटा ना, माई कसम कह रहे, इतना मारेंगे ना कि कॉलर छीन लेंगे। तो कॉलर बोलो, क्या? कॉलर छीन के आपको कॉलर लेस कर देंगे। डोंट टेक इट सीरियस, यू आर सो लवली, यू आर माय फैमिली मेंबर्स है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं बस याद करने के लिए। बोलो क्या है? आलिया जी, आलिया जान का अगर शॉल फटा ना, माई कसम कॉलर लेस कर देंगे। फिर से बोलो, आलिया जान का शॉल फटा तो कॉलर लेस कर देंगे। और यहां से बहुत सारे बच्चों के एक छोटी सी जो है क्वेरी रिजॉल्व हो गई। बच्चे कहते हैं सर कुछ कंपाउंड से कलर याद नहीं होते, और सीबीएसई बार बार वही पूछता है, कलर याद हो गए। आलिया जान शॉल, आलिया जान सॉल फटा, आलिया जान सॉल फटा, तो आलिया सल्फटा, बोलो क्या? एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बन गया आपका? एल्युमिनियम सल्फेट। यस या नो? एल्युमिनियम सल्फेट। यस या नो जनता? ओके। तो क्या बोले? आलिया, तो क्या आलिया जाना, तो आलिया सॉल फटा एल्युमिनियम सल्फेट है। और जान से क्या है? जिंक। जान से क्या है? जिंक। और सेम सॉल फटा सल्फेट, सल्फेट। फिर से बोलो, एल्युमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। आलिया जान तो आलिया सल्फेट, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट है। कॉलरलेस, तो इनके जो एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं उनका कलर कैसा होता है? यस, परफेक्ट जनता, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं आपके? कलरलेस होते हैं। फिर समवन आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, व्हाट विल यू आंसर? कॉलरलेस। क्यों? आलिया जान का शॉल फटा तो कॉलरलेस कर देंगे, कॉलरलेस हो चुके हैं। और आपके जिंक सल्फेट कलरलेस होते हैं। यस या नो? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। और ये रहा बच्चे आपके पास, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने वाला हूं। रब कर दो, रब कर दो, रब कर दो। चलो रब करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं बिकॉज यहां पर एक फिगर आने वाला है। यहां पर जो है केमिकल कंपाउंड्स आ रहा है, तो ये रहा आपका एल्युमिनियम सल्फेट और ये रहा आपके पास जिंक सल्फेट। दोनों कैसे हैं? दोनों व्हाइट रंग के, मतलब क्या है? कलरलेस, कलरलेस। परफेक्ट है ना? यस। आगे बढ़ा जाए। चलो क्या है अब आप करोगे, इसके बेस में क्वेश्चन बताओ। द कलर ऑफ एक्वेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जान का शॉल फटा, माई कसम कॉलरलेस कर देंगे, कॉलरलेस, दैट्स योर आंसर, कलरलेस। कितना मजा है ना, कितना मजा आ रहा है, याद हो गया ना? चलो क्या आ जाओ। टू शो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। टू शो दैट जिंक इज अ मोर एक्टिव मेटल देन कॉपर, द करेक्ट प्रोसीजर इज टू। आपको नहीं प्रूव करना है कि जिंक जो है कॉपर, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल सर, एक काम करो, कॉपर जिसको जिसको प्रूव करना है उसका एक काम करो, उसके स्ट्रिप ले आओ, उसके छोटे टुकड़े ले आओ, छोटे छोटे टुकड़े ले आओ, इसे बोलते हैं स्ट्रिप्स, ठीक है। तो आप स्ट्रिप्स ले आओ और क्या करो, और ना इसे डाल दो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। अगर जिंक ने, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर हो गया पक्का, ये डैम श्योर है कि जिंक सीयू से रिएक्टिव होगा। तो करना क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसके ऊपर क्या हैंग करवा दो आप, हैंग वाला लटका दो, क्या? जिंक के छोटे स्ट्रिप्स है। अगर कुछ चेंज हुआ तो पक्का केमिकल रिएक्शन हो गया और प्रूफ हो जाएगा कि जिंक जो है कॉपर से रिएक्टिव है। तो आप क्या करोगे? देखो ऑप्शन ही होगा नहीं, ऑप्शन भी होगा। आप ना ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान देना, ऐसे केस में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, ऊपर से जिंक को ऐड करना है। तो क्या बोलोगे? देखो, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड हैंग स्ट्रिप ऑफ जिंक इनटू इट है। ये वाला और ये वाला ऑप्शन मिलता जुलता है, लेकिन इस केस में कह रहा है जिंक सल्फेट। तो आप ये मत करना, आप क्या लोगे? जिससे प्रूफ करना है उसको अकेला लेके आओ।
जो कह रहा है कि भिड़ूंगा, जो कह रहा है भिड़ूंगा से अकेले लाओ और ऐसे करना, ठीक है। आगे आ जाओ, एसिटिक एसिड किसकी तरह स्मेल करेगा, आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड स्मेल्स लाइक अ विनेगर। दैट्स अ सिंपल आंसर है। एक क्वेश्चन है कि ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना। आप बढ़ते 28 की तरफ है। एसिटिक एसिड है, बीइंग एसिड है, तो इसका कर्तव्य है कि आपका जो है ब्लू लिटमस को, बोलो कि आपका ब्लू लिटमस को क्या कर दे सर, यस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड दैट्स योर आंसर। कह दिख गया आपका ब्लू को रेड, कितना सिंपल है। यहां पर आ जाओ 29 की तरफ है। आप सभी ने चैप्टर सेकंड तो पढ़ ही लिया होगा। आप बताओ, जब भी किसी एसिड में मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से लपेटा जाता है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से लपेटा जाता है, उस केस में क्या बनता है, उस केस में बनेगा सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में आपका H2O बनता है। परफेक्ट है। अब ये जो CO2 है, इसकी खास बात है, इसके टेस्ट को बोलते हैं क्या, लाइम वाटर टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि सर CO2 को ना, इसमें क्या होता है, क्या है, CO2 को पास करवाया जाता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब हुआ क्या कि जो ये जो CO2 है ना, इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, इससे रिएक्ट बना के बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ये आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो आप क्या बोलोगे, जब भी किसी CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से वो व्हाइट रंग में चेंज हो जाता है। तो वही पूछा हुआ है, ऑन एडिंग मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट टू एसिड अ गैस इज इवॉल्व्ड है, डैम श्योर है CO2 है, क्या टर्न्स हो गया मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यस कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम क्यों हो चपका, बताओ क्यों आपका मिल्की हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से। यस या नो, दैट्स योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करनी होता ना कि इससे पास करवाया जाता है और आपका ये जो बना इसके से व्हाइट होता है, ठीक है। अ ईस्ट सेल इन विच बर्डिंग अकर्स वाज सीन टू हैव ए, देखो ईस्ट में ना बर्डिंग होता है, उससे प्रोडक्शन करता है। अब इसके जो आंसर है, 1 बर्ड सेल, 2 बर्ड सेल, 3 और अ चेन ऑफ बर्ड सेल है, तो आपका आंसर डी होगा। लेकिन सीबीएसई ने क्या बोला कि अगर बच्चा ए भी करता ना तो मैं करेक्ट करता, बी भी करता तब भी करेक्ट, सी भी करता करेक्ट, डी भी करेक्ट। मतलब बच्चे को वैसे इसका जो अगर मैं देखा जाए कि अगर मैं आंसर मैं चुनता, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं डी के साथ जाता, क्योंकि लिखा है चेन ऑफ वर्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो सीबीएसई ने ये बोला कि अगर बच्चे ने ए भी किया ना तब भी करेक्ट होगा। तो वैसे अगर एग्जाम में आए तो क्या करोगे आप, तो आप करना ऑप्शन नंबर डी है, यस या नो, दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं 31 की तरफ, और ये रहा 31 आपके सामने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, अ स्टूडेंट वाज गिवन 2 परमानेंट स्लाइड्स, वन ऑफ बाइंडरी फ्यूजन इन अमीबा, 2 स्लाइड दिए गए। स्लाइड क्या होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहां दिखता है कि ये क्या हो, ठीक है। एंड अदर ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट, ध्यान देना चाहिए, एक बोलो क्या बाइंडरी फ्यूजन इन अमीबा, और दूसरा क्या है बर्डिंग इन ईस्ट है। ही वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एनी वन डिफरेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ टू, डिफरेंस क्या होगा, बहुत सिंपल डिफरेंस है। वन सच डिफरेंस ही आइडेंटिफाइड वाज, और ओके ओके ओके, ऑप्शन आपके सामने, आप बताओ। आपने देखा होगा जब बाइंडरी फ्यूजन होता है ना, कुछ ऐसा होगा, ऐसा ना, ये आपका जो है ये जो कुछ ऐसा होगा, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। आपका जो अमीबा है वहां पर न्यूक्लियस आपके डिवाइड हो जाते हैं, यस या नो क्या है। और आपका जो ईस्ट है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सपोज का ये मान लो ये है और ये आपका बर्ड बन गया, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस और यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, मतलब एक बर्ड में होगा और इसके एक पेरेंट में होगा। तो आप क्या बोलोगे, हाँ 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 हाँ, चलो, और ओके 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 ओके, फिर चलो, और ठीक है। देखो ठीक है, ये तो हटा दो, देखो 1 न्यूक्लियस नहीं होता, 2 होते हैं, ठीक है। और आपका जो है, और ओके 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 आपका, और ये भी हटा, सिंगल केस हटा दो। अब बचे कौन सा, यस मिल गया, चांस मिल गया। और क्या है, देखो ये रहा, ये जो कंस्ट्रिक्टेड है, जो पिछक गया ना, देखो क्या है, यहां पर 2 होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई सेंट्रली कंस्ट्रिक्टेड, बीच से, देखो बीच से पिचक गया ना, बीच से पिचक गया, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रली कंस्ट्रिक्टेड अमीबा, और एक होगा ईस्ट सेल में और एक इसके बर्ड में। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, फिर जाना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। बाइंडरी फ्यूजन किस में ऑब्जर्व हुआ, चलो आपको टाइम देता हूं, 1 2 3 4 5, टाइम ऑफ, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी में बाइंडरी फ्यूजन हो रहा है। देखो सेम ही है, इसी बात कर रहा था मैं, इसे बोलते हैं देखो बी से कंस्ट्रिक्ट हो गया ना, यहां पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और ये क्या हो रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो इस तरीके से हमने सीबीएसई के 2011 के सेट 2 को लपेट लिया। जो सेट 3 है, जो सेट 3 है, अगर आप चाहोगे, वैसे ये सेट 3 जरूरी इसलिए नहीं है बिकॉज
ये ना ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए था, उसको मैं सेट 3 बोल रहा हूं, वरना हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या स्टार्ट करेंगे, 2012 के पेपर को स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा, बहुत अच्छी सीरीज है। वैसे कितना कॉन्फिडेंस आपको जब करोगे ना कंप्लीट, इतना बढ़ जाए क्या बताऊं। फार्म के चक्कर मत पड़ना कि एक शॉट में सब खत्म, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी कंप्लीट किया, अब बच्चे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और मैथ्स की भी चल रही है, करते जाओ मौज लेते जाओ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बस एक काम करोगे मेरा, करोगे अच्छे, इस वीडियो को ना अपने सारे फ्रेंड्स शेयर जरूर करना। देखो बच्चे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा फायदा है, ताकि ना बहुत बच्चे अभी ऐसे जिन तक ऐसे कंटेंट पहुंचना बहुत जरूरी है, फ्री ऑफ कंटेंट है, पहुंचाओ उन तक, वो भी लगाएंगे, आप भी लगाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो इस तरीके से खत्म किया हमने सीबीएसई के 2011 के सेट 2 को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सीबीएसई 2012 के क्वेश्चन पेपर के साथ है। मैथ्स भी आने वाला है, तो लग जाओ, मिलके करेंगे। और जो नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज क्लास 10 की जर्नी के लिए दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ आवर सीबीएसई टॉपर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।